हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैली मैथ्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक मोनोटोनिसिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमम मिनिमा ये एओडी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी मास्टरी होने से पूरे कैलकुलस पे हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो शुरू करते हैं। मोनोटोनिसिटी का मतलब पहले तो देखो, मोनो मतलब सिंगल और टॉनिक मतलब बिहेवियर, जिसका सिंगल बिहेवियर हो। सिंगल बिहेवियर यानी इंक्रीज है तो इंक्रीज ही करता जाए, डिक्रीज है तो डिक्रीज ही करता जाए। तो मोनोटोनिक वो फंक्शन होता है, एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक इन इंटरवल आई इफ आइदर एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द होल इंटरवल आई, यानी कि ऐसा ग्राफ हो जाए पूरे इंटरवल में, या एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द होल इंटरवल आई, पूरे इंटरवल में ही ऐसे डिक्रीज ही होता रहे, ऐसा होना चाहिए। अब अगर वो मिक्स हो गया, मान लो इंक्रीज करके डिक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा फिर नॉन मोनोटोनिक। और अगर हमें इंटरवल आई नहीं दिया हो, है ना, इंटरवल आई अगर नहीं दिया हो तो हम डोमेन को ही इंटरवल मान लेंगे। या तो एग्जामिनर हमें बताएगा अभी इस इंटरवल में चेक करो, या फिर हम डोमेन ले लेंगे भी। अगर हमें इंटरवल वो नहीं दे रहा है तो फिर हम डोमेन ले लेंगे। तो देखते हैं मोनोटोनिक के बाद अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग की डेफिनेशन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो इंक्रीज करता जाए, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ती जाए। जैसे देखो ये ग्राफ है, इसमें x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। जैसे x1 बढ़ा है x2 से, तो y1 भी बढ़ा है y2 से। ये y1 है, ये बड़ा है y2 से, यानी x के बढ़ने से y बढ़ता रहे तो फंक्शन इंक्रीजिंग। और अगर मैं इसको fx ग्राफ एज्यूम करूं तो fx1 ग्रेटर देन fx2 भी कह सकते हैं इसको, यानी f लगाने से साइन हमारा सेम रहा, इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, और डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि अगर मेरा फंक्शन ऐसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए बीच में थोड़ी देर के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको इंक्रीजिंग ही कहा जाता है। यानी कि यहाँ x1 बड़ा है x2 से, पर y1 इक्वल टू y2 हो गया। इसमें फंक्शन को हम अभी भी इंक्रीजिंग ही कहते हैं। डेफिनेशन है ऐसी। अब हमें ठीक लगे या ना लगे, हमें लग रहा है कि ये कांस्टेंट हो गया, रुक गया, तो इंक्रीज नहीं किया, पर बोलते इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं? इंक्रीजिंग बोलते हैं इन दोनों को। देखो ये तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही भी लिख सकते हैं। और इस पूरे को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो बेसिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो ग्रेटर देन साइन ही आएगा, और इंक्रीजिंग में क्या होगा? x1 ग्रेटर देन x2 से fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 आ जाए। यानी कि इंक्रीज कर जाए तब भी ठीक है, कांस्टेंट हो जाए तब भी ठीक है, इंक्रीज ही बोला जाता है, स्ट्रिक्टली में नहीं है। तो इनका फर्क ध्यान से समझ लेना, आगे बहुत कंफ्यूज भी करेगा और काम भी आएगा। ध्यान से समझ लेना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कांस्टेंट अलाउड नहीं है, इंक्रीजिंग में कांस्टेंट अलाउड है, रुकना अलाउड है, बस नीचे नहीं गिरना चाहिए ग्राफ। ऊपर जा रहा है, रुक गया, ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीजिंग माना जाएगा। स्ट्रिक्टली में बिल्कुल मना। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, बिल्कुल मना, ये मतलब होता है ना स्ट्रिक्टली का, बिल्कुल अलाउड नहीं है रुकना। इसमें ठीक है, थोड़ी देर बढ़ लिए, थोड़ा आराम कर लिया, फिर बढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग ही माना जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारे मार्क्स हैं अभी 50% से 70% गए, इंप्रूव हुए, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गए, नहीं बढ़े, फिर बाद में बढ़ गए, तो हम मान लेंगे ना कि तुम इंप्रूव कर रहे हो। अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि तुम बीच में रुक क्यों गए, तो इंप्रूव नहीं कर रहे हो, है ना। इंप्रूव इंक्रीजिंग माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्टली में हाँ अलाउड नहीं है, वहाँ पे कांस्टेंट अलाउड नहीं है, बाकी तो
डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। और उसके बाद डिक्रीजिंग में भी ऐसे ही होगा। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, इसमें क्या है कि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले मैं स्ट्रिक्टली की बता दूं, चलो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हो गई। ये ऐसे जा रहा है, देखो ये x1 तो बड़ा है अपना x2 से, पर y1 जो है ना, ये देखो छोटा हो गया। ये y1 है, ये y2 है। y1 क्या छोटा हो गया y2 से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये सिंपल डिक्रीजिंग में तो ये वाला ग्राफ भी आ जाएगा, और इवन मान लो कि ये वाला ग्राफ भी आ जाएगा, है ना। डिक्रीज ही करवाना है हमें, मतलब ठीक है कि पहले डिक्रीज कर गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं वैल्यू बराबर भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। x1 बड़ा x2 से तो y1 y2 के बराबर आ गया, या बीच में कहीं इक्वल टू भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली नहीं होगा, कांस्टेंट अलाउड नहीं होता स्ट्रिक्टली में। बाकी तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लें हम भी। सिग्नम एक्स का हमें पता करना है मोनोटोनिक है कि नहीं। तो सिग्नम एक्स के बारे में देखो, पहले तो वैल्यू ये रहती है उसकी -1, फिर हो गई 0, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुई ना, तो इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। स्ट्रिक्टली नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसमें एक ही फर्क है। देखो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक ही फर्क है, इसमें कांस्टेंट अलाउड नहीं है, इसमें कांस्टेंट अलाउड है। तो देखो इसमें कांस्टेंट अलाउड है, तो ठीक है, कांस्टेंट था ग्राफ, बाद में वो ऊपर चला गया, बढ़ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर कांस्टेंट हो गया, तो इंक्रीजिंग हो गया। तो इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक ही तो हुआ, सिंगल बिहेवियर है ना। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं हम, ये सेकंड जो पोर्शन है अपना, y इक्वल x लाइन है ये, तो इंक्रीज ही तो कर रही है ये। फिर x² + 1 का ग्राफ, ये x² का ग्राफ होता है, x² + 1 का ऐसा होता है। तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो इंक्रीज तो क्या, देखो पहले ये बड़ा ग्राफ, फिर वैल्यू बढ़ी, फिर बढ़ी, तो बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जा रही है। तो और इसमें कांस्टेंट भी नहीं हो रही है कहीं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ये तो, और ऑब्वियसली मोनोटोनिक तो होगा ही। नेक्स्ट जो है 2 - x का ग्राफ, तो ऐसे नीचे को आएगा भी। 1 पर वैल्यू इसमें 1 आ रही है, 0 पर 2 आ रही है। फिर इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ तो ऐसा सीधा होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्रीज कर रहा है, देखो नीचे जा रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया। बाकी कांस्टेंट है तो हम स्ट्रिक्टली तो नहीं लिखेंगे, बाकी मोनोटोनिक तो है क्योंकि सिंगल बिहेवियर है। अब कोई ग्राफ मान लो ऐसा हो हमारे पास, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया। अब बताओ ये कैसा है, ये तो नॉन मोनोटोनिक हो गया। क्यों हो गया अभी नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि ये पहले इंक्रीज हुआ, बढ़ा, फिर नीचे चला गया। तो इंक्रीज इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो मिक्स हो गया ना ये तो। अच्छा, फिर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, अगर देखो ये भी नॉन मोनोटोनिक है। क्यों है, देखो पहले ग्राफ इंक्रीज किया, ये बढ़ता गया, फिर यहां से ऊपर जंप मारा, फिर बढ़ा, पर ये अब यहां से नीचे आ गया। देखो ये यहां से घूम के यहां पर आ गया, ये यहां, तो ये तो डिक्रीज हो गया। फिर तो पहले इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं ये, तब भी ये नॉन मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग नहीं होगा। क्यों, देखो पहले इंक्रीज किया, बढ़ रहा है, बढ़ता गया, फिर जंप मारा, ऊपर चला गया, बढ़ गया, पर ये तो नीचे आ गया, है ना। ये 0 के बाद एकदम तुरंत ये नीचे की तरफ गिरा, ये फिर बढ़ गया। तो ये पहले भी बढ़ रहा था, यहां भी बढ़ रहा था, यहां भी बढ़ रहा था, पर यहां आते हुए नीचे गिरा, तो डिक्रीज हुआ ना। तो ये सिंगल बिहेवियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो बीच में कहीं डिक्रीज आ रहा है, तो सिंगल बिहेवियर नहीं है। सो दिस इज नॉन मोनोटोनिक। तो अब ग्राफ से तो देखो कब तक देखते रहेंगे, आखिर हमें कोई मेथड तो देखना ही पड़ेगा ना। तो लेट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन एन इंटरवल आई। तो अब एफ डैश एक्स से देखेंगे मोनोटोनिसिटी।
ठीक, देखो कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, कंटिन्यूस नहीं है तो अपना फिर तो ग्राफ से देखो, कोई रास्ता है नहीं। हाँ, अगर कंटिन्यूस है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे कैसे पता लगेगा, कुछ एग्जांपल देखते हैं। भी जैसे log x का ग्राफ है, अब इसका एफ डैश एक्स देखो क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है, तो x तो हमारा 0 से बड़ा ही है, पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो ग्राफ अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। बढ़ी तो रहा है ऊपर सीधा, कहीं कांस्टेंट तो हो नहीं रहा। अच्छा, फिर जो है बात कर लेते हैं हम एक्स क्यूब की, या कोई कांस्टेंट फंक्शन देखो, जैसे ये ऐसे बना दी लाइन, y को एक्स लाइन बना दी, 1 पे 1 वैल्यू ले ली, बाद में उसको कांस्टेंट कर दिया। अब इसमें एफ डैश एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि पहले तो एफ डैश एक्स हमारा 1 था, बाद में इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स कभी 0 है कभी पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है नहीं, क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट में जो है स्ट्रिक्टली वर्ड अलाउड नहीं होता। अब जैसे मैं एक्स क्यूब की बात करूँ, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, डेफिनेशन से क्या लगता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या लगता है तुम्हें डेफिनेशन से? भी जो डेफिनेशन अभी पढ़ी थी कि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो y1 ग्रेटर देन y2 होना चाहिए। इसमें y1 क्या है, x1 क्यूब, y2 क्या है, x2 क्यूब, तो x1 क्यूब तो x2 क्यूब से बड़ा ही होगा। अगर x1 x2 से बड़ा है तो उसका क्यूब बड़ा नहीं होगा क्या, बताओ? अगर x1 बड़ा x2, अगर मैं वैल्यू y की बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ती नहीं जाएगी वैल्यू? क्यूबिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो ना, तो बढ़ेगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पर इसमें एफ डैश एक्स देखो तुम, 3x² आ रहा है, जो कि कभी 0 भी हो सकता है, 0 वैल्यू डालने से, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ से, 3x², जो कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, पर फंक्शन फिर भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इंक्रीजिंग में भी आ गया, तो फिर ये कैसे पता लगाएंगे दोनों में फ़र्क क्या है? देखो ग्रेटर देन 0 में तो साफ दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पर इक्वल टू 0 तो दोनों में है, तो फिर क्या फ़र्क है दोनों में, एक में इंक्रीजिंग एक में स्ट्रिक्टली, क्या फ़र्क है दोनों में? तो फ़र्क दोनों में ये है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट हो रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ग्राफ कभी भी रुका नहीं है ये, यानी कि अल्टीमेटली स्ट्रिक्टली और सिंपल इंक्रीजिंग में फ़र्क हमेशा यही रहेगा। स्ट्रिक्टली का मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बस, बाकी एफ डैश एक्स से कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 0 तुम लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देता हूँ अब मैं, इफ एफ डैश एक्स ना, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस। तो इक्वल टू 0 में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए फंक्शन। फिर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, उसमें भी वही डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें मे बी कांस्टेंट, यानी टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये मत समझ लेना कि स्ट्रिक्टली में इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, इक्वल टू 0 लगाना है स्ट्रिक्टली में भी, है ना। देखो स्ट्रिक्टली में ग्रेटर देन 0 भी ठीक है, इक्वल टू 0 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कांस्टेंट देख लेना है कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही डिक्रीजिंग में है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 ही लगेगा, बट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए बस, है ना, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तब भी वही डेफिनेशन लगेगी, इसमें कांस्टेंट हो सकता है, अलाउड है, इसमें कांस्टेंट का फर्क है, बाकी डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है। तो चलो इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, 3x² - 3। अब बताना है कि कब ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, टेस्ट क्या था ये देख लो।
यही मेथड से करना है। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कब है, छोटा कब है, उसके हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड होगा। तो ये 0 से बड़ा छोटा कब होता है भाई, ये तो हमने वेवी कर्व मेथड में पढ़ा ही हुआ है कि ये साइन स्कीम ऐसी होती है इसकी। तो ये प्लस कहाँ पे है, इस इंटरवल में। तो जहाँ पे प्लस होता है एफ डैश एक्स, वहाँ पे एफ एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग। और इस इंटरवल में एफ डैश एक्स है नेगेटिव, तो एफ एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग। क्लोज इंटरवल में आएगा ये 1, देखो दोनों में जाएगा, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, क्लोज ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इक्वल टू 0 है ना। देखो देखो इक्वल टू 0 तो दोनों में है, डिक्रीजिंग में भी इक्वल टू 0 है, इंक्रीजिंग में भी इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 तो दोनों ही जगह आएगा, तो 1 तो फिर दोनों ही जगह पे आएगा भी। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले -1 तक इंक्रीज किया, तो -1 लेने में क्या दिक्कत है, तुम फिर -1 से पीछे का ग्राफ बनाओ बस, तो इंक्रीज ही तो कर रहा है। -1 पे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, इंक्रीज कर रहा था, कर रहा है। अब तुम ग्राफ -1 से आगे ही बनाओ फिर। अब तुम ग्राफ जो है -1 वाला हटा दो, तुम इतना ही ग्राफ बनाओ -1 से 1, तो 1 लेने में क्या दिक्कत है, डिक्रीज ही तो कर रहा है -1 से 1। 1 पॉइंट पे कुछ हो थोड़ी ना गया है, 1 पॉइंट ले सकते हो, डिक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे ले लो डिक्रीजिंग में। पर अब आगे का ग्राफ बनाऊं अगर मैं, सिर्फ इतना सा 1 के आगे आगे वाला, ये इतना, तो इंक्रीज ही तो कर रहा है 1 से आगे, तो 1 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 तो क्लोज ब्रैकेट में आएगा दोनों जगह पे। सेकंड पार्ट, एफ डैश एक्स निकालें, पहली बार डोमेन लिख लो इसका, log x है ना, तो x हमारा 0 से इन्फिनिटी होगा, हमें इस इंटरवल में ही देखना है। अब एफ डैश एक्स देखोगे तो x एज इट इज log x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1। अब ये ध्यान रखना कि जब बेस कुछ ना दिया हो तो उसको e लेते हैं, ठीक है। कैलकुलस में e होता है ना, कुछ बेस नहीं दिया तो e मानना है। जो अलजबरा होता है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, वहाँ पे बेस 10 लेते हैं अलजबरा में, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हमेशा ई लेते हैं। वैसे तो एग्जाम में मेंशन होता है ना, बट आईटी के एग्जाम्स में कैलकुलस के क्वेश्चंस में कई बार मेंशन नहीं होता है, तो वहाँ पे ई ही लिया गया है हमेशा, ठीक है। कैलकुलस के क्वेश्चंस में ई लेना है हमेशा। तो ई बेस है, तो देखो इसको क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट वेवी कर्व में क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, 0 पुट करके, तो ये हमारा 1/e आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब 1/e क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो इसकी साइन स्कीम बनाओगे प्लस माइनस, 0 तो पीछे तो जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 से 1/e में क्या हो गया, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इन 0 से 1/e, 0 को ओपन इसलिए लगाया क्योंकि डोमेन में नहीं है, बाकी अदरवाइज तो क्लोज ही आना है। और इंक्रीजिंग इन 1/e से इन्फिनिटी, मॉड x माइनस लॉग x। तो इसमें मॉड x की डिफरेंशिएशन क्या होगी भाई, ये तो देखो अब मॉड x की डिफरेंशिएशन तो वैसे मॉड x/x होती है ना, पर उसको यूज करके क्या करेंगे, छोड़ो, तो इसको खोल लो। अच्छा वैसे तो देखो डोमेन इसका जो है अपना 0 से इन्फिनिटी है, क्योंकि log x भी तो दिया हुआ है इसमें, तो डोमेन जब 0 से इन्फिनिटी है तो फिर ये मॉड x तो x ही बन जाएगा, फिर ये कहाँ मॉड x रहेगा, मॉड तो प्लस से ही खुल जाएगा। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 1/x, यानी कि x माइनस 1/x। अब इसकी साइन स्कीम बनाओगे तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा सिर्फ 1 ही आएगा, 1 के आगे प्लस 1 के पीछे माइनस, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है हमेशा, तो x को तो छोड़ ही दो। तो इसमें 0 से 1 में क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग, और 1 से e में इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन 1 से e, 1 से सॉरी इन्फिनिटी। अच्छा अब ये इसका निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसका हमें इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना था। tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये तो स्क्वायर हो गया, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, छोड़ो इसको, क्या करना है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस की माइनस साइन, कॉस माइनस साइन देखना है हमें तो मेनली, ठीक है। अब कॉस माइनस साइन देखना है तो उसमें तो देखो इसमें देख लो कि कॉस कब बड़ा है साइन कब बड़ा है, ग्राफ से दिख जाएगा हमें। देखो ये तो अपना साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है।
अब देखो 45 डिग्री से पहले तो अपना कॉस बड़ा हो गया, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। 0 से 45 में क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। अब उसके बाद तुम देख सकते हो ये साइन ऊपर चला गया 3π/4 तक। साइन ऊपर है तो देखो साइन ऊपर हो गया तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी 3π/4 तक। फिर 3π/4 से लेकर अगर मैं चलूं फिर 2π तक, तो ये ग्राफ फिर से ऊपर चला गया कॉस का। तो ये कॉस का ग्राफ ऊपर, तो कॉस बड़ा है तो साइन छोटा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया अपना, अगर मैं बात करूं किसकी? डिक्रीजिंग की, है ना, तो ये फंक्शन हो गया π/4 से 5π/4 में, सॉरी ये 5π/4 था, ये π/4 से 5π/4 में क्या हो गया? ये डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/4 से 5π/4, और बाकी तो इंटरवल्स में इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की, f'(x) निकाल लेते हैं। साइन की पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या हो गई? 4 sin क्यूब इंटू साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर 4 cos क्यूब इंटू कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब इसमें देखो 4 sin x cos x आ गया कॉमन, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब 2 sin x cos x को हम क्या लिखते हैं? sin 2x, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हम लिखते हैं? cos 2x। यानी कि क्या हो गया? sin 4x हो गया ये, है ना, sin 4x हो गया। अब इसको देखना है मैं 0 से π/2 में। देखो अगर मैं 0 से लेके π/4 तक चलता हूं तो x मेरा अगर 0 से π/4 है तो 4x की वैल्यू तो एक तरह से 0 से पाई हो गई ना। तो 0 से पाई में तो साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? नेगेटिव। अब इसके बाद तुम π/2 तक जाओ तो 4x, अगर x मेरा π/4 से π/2 है तो 4x मेरा कहां से कहां हो जाएगा? पाई से 2π। पाई से 2π में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव। बस π/2 के आगे तो देखना ही नहीं है। यानी कि ये हो गया अपना डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/4, और उसके बाद ये हो जाने वाला है अपना प्लस, सॉरी हाँ प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा अपना? ये इंक्रीजिंग। तो ये हो गए इंटरवल्स हमारे मोनोटोनिसिटी के, इस तरह से निकाले जाते हैं। अब ये 6th पार्ट देख लेते हैं हम, इसको हमें कैसे करना है। अब f(x) हमें दिया x की पावर 3/4, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो f'(x) क्या आ गया? nx की पावर n-1। तो इसका डोमेन क्या है? पहली बात डोमेन देखो पहले, तो ये तो अंडर रूट है ना। देखो x की पावर 1/2, x की पावर 1/4, x की पावर 1/6, ये सब तभी डिफाइंड होते हैं जब x पॉजिटिव हो या 0 हो, है कि नहीं है? क्योंकि नेगेटिव की पावर 1/2, 1/4 फंक्शन चैप्टर में डोमेन में पढ़ा था हमने, ये डिफाइंड नहीं होते हैं। तो इसका डोमेन जो है ना वो ही हमारा 0 से इन्फिनिटी है। तो अब मैं f'(x) अगर निकालूं तो nx की पावर n-1, तो पॉजिटिव चीज डालने से तो ये चीज ग्रेटर देन 0 ही आएगी, इन 0 से इन्फिनिटी। और 0 पर वैल्यू इसकी कुछ और आ रही है, मतलब 0 पे तो खैर अनडिफाइंड होगा ये, f'(0) इज नॉट डिफाइंड। 0 पे तो 1/0 हो गया ना, और 0 प्लस पे क्या हो गया? 0 प्लस पे तो डिफाइंड है। खैर 0 प्लस पे तो 1/0 प्लस जो होता है इन्फिनिटी। तो अब देखो f'(x) मेरा 0 से बड़ा तो आ गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ये हो गया है 0 के बाद। ठीक है, तो f(x) की पावर 3/4, ठीक है। तो अब ये इंक्रीजिंग तो हमेशा हो गया, बट इसको हम क्या लिखें बताओ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो हो गया देखो, क्योंकि f'(x) कभी 0 के बराबर तो आया नहीं है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, अब मैं 0 से इन्फिनिटी लिखूं या कैपिटल, या ये क्लोज ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी लिखूं? क्या लिखूं बताओ? इंक्रीजिंग कहां पे लिखूं मैं? क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे ना, क्या दिक्कत है? अब क्यों लिखेंगे वो भी बता देता हूं। इसका ग्राफ बना के देखो जरा, x की पावर 3/4 का ग्राफ देखो। 0 से पीछे डिफाइंड ही नहीं है, 0 पे वैल्यू 0 है। उसके बाद 0 प्लस पे इसका डेरिवेटिव यानी स्लोप इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी मतलब लाइन इज वर्टिकल, वर्टिकल टेंजेंट, यानी ऐसे वर्टिकल ग्राफ बनेगा। और 0 के बाद क्या है ना, तुम तो
इसका पूरा ग्राफ बना के देखो ना क्या आ रहा है। ठीक है, देखो F0 तो डिफाइंड है ना, F0 में क्या दिक्कत है, F'0 में दिक्कत है तो होती रहे। भी तुम देखो ग्राफ बनाना है ना, तो Fx हमें दिया है, बनाते हैं इसका ग्राफ। F0 तो आ रहा है, 0 एकदम बढ़िया आ रहा है। F'0 नहीं आ रहा तो ना आए। F'0 प्लस तो आ रहा है, 1/0 प्लस इन्फिनिटी वो भी मान लो नहीं आ रहा है ना, अनडिफाइंड ही माना जाएगा। पर वर्टिकल टेंजेंट तो बनेगा, स्लोप इन्फिनिटी हो तो ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट बना दिया। और उसके बाद F' हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, देखा ही है तुमने 0 के बाद तो 0 के बाद इंक्रीज कर गया। अब तुम ग्राफ से देख के बताओ क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी नहीं है? 0 पॉइंट लेने में क्या दिक्कत है हमें? है ये देखो 0 के बाद बढ़ नहीं रहा, क्या 0 पे भी बढ़ रहा है, 0 के बाद भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्लोप इसका डिफाइंड नहीं है 0 पे, तो ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट हो गया ना, स्लोप डिफाइंड नहीं है तो क्या हो गया? तो ऐसा F' डिफाइंड नहीं भी होने से काम चलता है, कंटिन्यूस होना जरूरी है मेनली। तो इसमें हम लिखेंगे इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से इंफिनिटी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3/x + 1। मॉड ऑफ 2x - 3/x + 1। ठीक, इसका हमें बताना है कि क्या रहेगा। तो मॉड x की डिफरेंशिएशन, डोमेन इसका हमारा जो है ना -1 छोड़ के कुछ भी डाल सकते हो तुम, -1 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और बल्कि -1 पे ये अनडिफाइंड भी क्या मतलब, देखो क्या हो जाएगा मैं बताऊं। अगर -1 अगर तुम डालो तो ऊपर तो पॉजिटिव ही आएगा, जो भी आएगा 5 आ जाएगा। नीचे -1 + 1 लिखोगे। अब -1 से थोड़ा सा बड़ा किया तुमने, अगर हल्का सा बड़ा, तो ये तो कट गया आपस में 0+ यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। और -1 से थोड़ी सी कम वैल्यू की, -1.00001 + 1, तो क्या आंसर आ गया? ये -0.000001, यानी कि 5/0 यानी कि आ गया माइनस इन्फिनिटी। तो -1 पे तो ये अनडिफाइंड खैर हो ही रहा है, और प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। ये डोमेन में -1 नहीं है, ठीक है, F' निकालते हैं। ये एज इट इज मॉड x की डिफरेंशिएशन याद रखना होती है मॉड x/x, मॉड x/x माइनस ये एज इट इज x + 1 की डिफरेंशिएशन 1 बाय इसका होल स्क्वायर। अब देखो नीचे तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का तो क्या ही करना है, छोड़ो होल स्क्वायर को तो तुम, और होल स्क्वायर को भी क्या मतलब कि मॉड को भी छोड़ो, मॉड भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, 0 जब हो जाएगा ठीक है, बाकी तो पॉजिटिव ही रहेगा। बाकी अंदर क्या बचा वो देख लो तुम, तो ये चीज आ गई अपने पास, मॉड भी बाहर निकाल दिया, होल स्क्वायर भी बाहर निकाल दिया। अब ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, देखो ये क्वांटिटी अपनी हो गई x - x + 3 4 - x हो गया। अब इसकी साइन स्कीम बनाओ जरा, तो देखो ये पूरा तो पॉजिटिव ही है, ये देख लो बस 3/2 और 4 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस होगी साइन स्कीम। तो इसका मतलब अब ये इंक्रीज कब करना चाहिए, इंक्रीजिंग बताना है चलो हमें। तो इंक्रीजिंग 3/2 से 4 में हो गया, तो देखो लिखा हुआ है ना इंक्रीजिंग इन 3/2 से 4, इंक्रीजिंग इन 3/2 से 4 हो गया। अब बात ये आती है 3/2 और 4 को मैं क्लोज ब्रैकेट लिखूं कि ओपन लिखूं। देखो क्लोज ब्रैकेट लिखना होता है हमेशा। देखो पहली बात F' अपना पॉजिटिव है, 3/2 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बट इंक्रीजिंग तो मैं फिर भी क्लोज ब्रैकेट में ही लिखूंगा, क्योंकि बात यह है कि इंक्रीजिंग मैं क्लोज ब्रैकेट पे इसलिए लिखूंगा क्योंकि फंक्शन तो डिफाइंड है ना, फंक्शन तो -1 पे दिक्कत आ रही है, 3/2 पे थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे किया, भी इसकी डिफरेंशिएशन 0 पर नहीं डिफाइंड आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, फंक्शन तो डिफाइंड है ना, वैल्यू तो आ रही है 0 पर, तो 0 पे क्लोज लगा दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं तो तुम्हें, देखो तुम्हें क्लियर भी हो जाएगा कि 3/2 पॉइंट लेने में कोई परेशानी थोड़ी है। देखो ये -1 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 4 हो गया। देखो पहले तो फंक्शन अपना जो है ना, तुम देख लो कि 3/2 से पहले डिक्रीज करेगा,
अच्छा, एक तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है इसकी आएगी, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है ना, तो मॉड तो माइनस से खुलेगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें पता है इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी पे अगर तुम्हें निकालनी हो, ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी पे निकालनी है, तो देखो इसमें लिमिट निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर कितना -2, नीचे कितना 1, तो -2 आ जाएगा आंसर, यानी माइनस इन्फिनिटी पे -2 आंसर आ रहा है। तो ये ऐसे करके -2 आंसर तो इसका माइनस इन्फिनिटी पे आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है भाई, क्या दिख रहा है, डिक्रीज, ये लो डिक्रीज करवा दिया। फिर तुमने देखा कि -1 से पहले माइनस इन्फिनिटी वैल्यू थी, बिल्कुल सही बात है, नीचे जा रहा है ये। और -1 के बाद क्या थी, प्लस इन्फिनिटी, तो देखो यहां से शुरू हो जाएगा वापस ग्राफ। और -1 से फिर 3/2 तक तो पूरा क्या करेगा, डिक्रीज, तो पूरा डिक्रीज ही करवाते जाओ भाई। 0 पे वैल्यू 3 आ रही है, चलो ये 3/2 तक ये हो गया लो डिक्रीज। 0 पे जो भी वैल्यू आ रही है, चलो उससे तो क्या लेना हमें, 3/2 तक पूरा डिक्रीज। 3/2 के बाद क्या होगा, ये अपना इंक्रीज किया इसने, ये इंक्रीज किया। 4 के बाद क्या किया इसने, डिक्रीज किया। इन्फिनिटी पे वैल्यू इसकी 2 आएगी, ये इन्फिनिटी वैल्यू इसकी 2 आ गई, लो इन्फिनिटी पे लिमिट निकालो ना इसकी, 2 आ जाएगी, सही है, ये ग्राफ बन गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि 3/2 पे डिफरेंशिएशन की बात करता हूं चलो मैं, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन देख लो तुम्हारे सामने है, ये 3/2 पे अनडिफाइंड आ रही है, एफ डैश एक्स तो आएगा ही, शार्पेज बन रही है ना, शार्पेज बन रही है तो अनडिफाइंड तो आएगा ही। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड, देखो ये मॉड प्लस माइनस से खुलेगा और इससे कट जाएगा, तो एक डिफरेंशिएशन माइनस में जाएगी, एक प्लस में, तो दिख भी रहा है, देखो एक ग्राफ नीचे जा रहा है तो डिफरेंशिएशन माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव, और ये ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव प्लस माइनस जाएंगे तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, तो शार्पेज आएगी। और 4 पे इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की आ रही है, 4 पे वैल्यू 0, तो इसलिए 4 पे वैल्यू देखो मैंने स्मूथ बनाया बिल्कुल, 4 पे 0 वैल्यू आ रही है। तो अब बताओ अगर मैं लिखता हूं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/2 क्लोज ब्रैकेट लिखने में क्या दिक्कत है, भी शार्पेज आ गई तो क्या हो गया, ये 3/2 से 4 के ग्राफ में क्या इंक्रीज नहीं कर रहा है, 3/2 को इन्वॉल्व साथ में करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक ले सकते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यूस होना चाहिए बस। अच्छा, अब हम मोनोटोनिसिटी ये तो इंटरवल में देख लिया, अब किसी पॉइंट पे चेक करनी हो, कोई खास बात नहीं है। अब तुम्हें किसी ए पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी चेक करनी है तो कुछ नहीं है, ए पॉइंट पकड़ो, उससे आगे पीछे का एक इंटरवल ले लो, ए प्लस एच और ए माइनस एच। उस इंटरवल में अगर इंक्रीज कर रहा है ना तो ए पर इंक्रीज कहलाएगा बस। और इंटरवल की हम मोनोटोनिसिटी पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ए माइनस एच से ए प्लस एच, then fx is said to be increasing at point x equal to a, तो ये इंक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। ए मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें इंटरवल आसपास का पकड़ लेना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, नॉट ए बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ए माइनस एच और ए लिया ना, तो x इक्वल टू ए इज इंटीरियर पॉइंट, दिस इज नॉट ए बाउंड्री पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है। बाउंड्री पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे अब अपना ग्राफ ही शुरू हो रहा है रूट एक्स का, रूट एक्स में 0 के पीछे जा ही नहीं सकते हम, रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है 0 के पीछे जाके देख नहीं सकते, तो मैं ए माइनस एच कैसे लूंगा, तो उसमें डेफिनेशन अलग से आएगी, है ना। तो उसमें डेफिनेशन क्या आनी है, उसमें कुछ नहीं है अभी, अगर ग्राफ तुम्हारा यहाँ से शुरू हो रहा है तो ठीक है, उसमें तुम इंटरवल ए से लेकर ए प्लस एच ले लो, और क्या है ना। जो इंटरवल तुम्हें ए माइनस एच से ए प्लस एच लेना था वही इंटरवल तुम ए से ए प्लस एच ले लो, तो उसमें अगर इंक्रीज कर रहा है तो ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा उस पॉइंट पर, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीजिंग के लिए तो बेसिकली हमें एक इंटरवल को एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हो गया मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट की बात हो गई। अच्छा, तो अब इसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अब देखते हैं कि
मोनोटोनिक है या नहीं है जीरो के ऊपर। तो देखो फर्स्ट पार्ट जैसे है अपने पास, मॉड को खोल लेते हैं। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो मॉड खुलेगा माइनस से, तो जीरो ही आ गया फिर तो। और मॉड पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड खुलेगा प्लस से, तो 2x² आ गया। अब इसमें ग्राफ अगर बना के देखें, पहले तो जीरो आ रहा है ऐसे, फिर 2x² का ग्राफ ऐसा होता है, तो ठीक है इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक होगा बिल्कुल। इट इज इंक्रीजिंग हेंस मोनोटोनिक एट x = 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, पर बस ये है क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना, ये जीरो वैल्यू आ गई, जीरो का मतलब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो स्ट्रिक्टली तो नहीं लिख सकते हैं। और इसको बिना ग्राफ के भी देख सकते थे। बी इसकी डिफरेंशिएशन है 4x जो कि पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग ही होगा। अब सेकंड पार्ट में भाई इसमें हमने इंक्रीजिंग देखा था ना, तो इसमें f' भी देख सकते हैं, ठीक है। वही है, डिसकंटिन्यूस है तो ग्राफ से देखा जाता है जनरली, और कंटिन्यूस हो तो f' से भी देख सकते हो तुम। अब देखो इसमें जो है कंटिन्यूस है कि नहीं, पहले तो ये देखो तुम, जीरो पर जीरो वैल्यू आ रही है और जीरो के बाद -2 आ रही है, कंटिन्यूस ही नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है। अब देखो ऐसा है, मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा ना, ये x² + x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक, ये ग्राफ बन गया। और x - 2 का ग्राफ जो है ना वो ऐसा हो गया, ठीक। अब तुम खुद देख के बता दो ये फंक्शन जीरो पर क्या कर रहा है। तो जीरो के नेबरहुड को देखना है, 0 - h से 0 + h, ज्यादा ग्राफ तो देखना ही नहीं है, तो वो जीरो से नेबरहुड में देखता हूं। ये क्या कर रहा था, इंक्रीज, ठीक है। फिर नीचे गिर गया तो डिक्रीज कर गया, ये तो फिर डिक्रीज कर गया, तो इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तो ये तो मोनोटोनिक नहीं है। तो ग्राफ से हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि दिस इज नॉन मोनोटोनिक। अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं f' से चेक करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों, देखो इसकी डिफरेंशिएशन है अपनी 2x + 1 जो कि पॉजिटिव आ रही है ना, क्योंकि मैं 0 माइनस डालूंगा यहां पर तो 1 तो है ही ना, साथ में पॉजिटिव आ रही है। इसकी डिफरेंशिएशन 1 है, वो भी पॉजिटिव आ रही है, तो सब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, पर है फिर भी नॉन मोनोटोनिक। अब क्यों हुआ ऐसा, वो इसलिए हुआ क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। देखो डिसकंटिन्यूटी में हम डिफरेंशिएशन जब करती है ना इसकी, तो हमें जीरो से पीछे का ही पता लगता है, और उसकी डिफरेंशिएशन से जीरो का आगे का पता लगता है, जीरो पे नहीं पता लगता है। क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीज ही तो कर रहा था ना ये। और ये एक्स, सॉरी एक मिनट, ये मैंने ग्राफ गलत बना दिया। x - 2 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, तो देखो ये अपना यहां भी इंक्रीज ही कर रहा है। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रही है तो ठीक है, इंक्रीज ही तो कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिक है। बट दिक्कत सारी यहां से, यहां जंप जो मारा ना इसने नीचे की तरफ, भी जीरो से पहले ये यहां था बैठा हुआ और फिर नीचे गिर गया, तो ये डिक्रीज कर गया। तो ये चीज हमें डिफरेंशिएशन से पता नहीं लगती है, ये ग्राफ से देखना पड़ता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस फंक्शन हो ना तभी f' को यूज करना है। ये हमने देखो यहाँ लिखा भी है ना, ये जो हमने यहाँ मेथड किया, मेथड टू चेक है ना, ये किया मेथड टू चेक मोनोटोनिसिटी। सबसे पहले लाइन इसमें क्या लिखी, लेट f(x) इज कंटिन्यूस। तो भी कंटिन्यूस है तभी f' निकालो और उसको ऑब्जर्व करो, वरना अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर तुम्हें ग्राफ से देखना पड़ेगा। तो इसमें कंटिन्यूस है नहीं ये, तो इसको ग्राफ से देखना पड़ेगा। थर्ड पार्ट देखो, f' निकाला हमने, 5x4 - 3x² आ गया, x² कॉमन, 5x² - 3। अब जीरो पे देखो जरा इसको, जीरो पर तो जीरो आ गया, तो फिर अब क्या करें इसका। भाई हमने यहां पर तो लिख लिया, डेफिनेशन लिख ली यहां तो बस, कि अगर तुम्हें a पर देखना है ना तो a - h से a + h में देख लो। अब देखें कैसे a - h से a + h में, भाई वो तो f' से देखेंगे ना, है ना। यानी कि ये अगर इंक्रीजिंग है भी, जैसे देखो ये तुम्हें इंक्रीजिंग अगर दिख रहा है, ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह लो या इंक्रीजिंग कह लो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह लो तो f' इसमें तुम्हें a - h, f' a + h सब पॉजिटिव दिखेंगे तुम्हें, है कि नहीं।
ये पूरा इंक्रीज करेगा, ए माइनस एच पे भी, ए प्लस एच पे भी, और ए पर कुछ भी हो सकता है। देखो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था अभी हमने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था वो। अब उसमें एफ डैश एक्स निकाला ना जब हमने, तो आया 3x²। अब 3x² की वैल्यू अगर तुम देखोगे ना, तो अगर मैं 0 माइनस पे देखूंगा तो 0 प्लस आएगी, 0 प्लस पे देखूंगा तो भी 0 प्लस आएगी, 0 माइनस का स्क्वायर भी तो 0 प्लस ही होता है ना। पर 0 पे देखूंगा ना तो 0 आएगी, तो 0 पे थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है। इसलिए अगर तुम्हें ए पर चेक करना है ना कभी भी, अगर है ना, अगर ए पर चेक करनी है तुम्हें मोनोटोनिसिटी, तो ए पर मत देखो, एफ डैश ए माइनस एच और एफ डैश ए प्लस एच देखो हमेशा। एफ डैश ए थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है, वो 0 माइनस 0 प्लस पे जो होगा पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग माना जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे कभी कभी 0 हो जाती है डिफरेंशिएशन। उसका मतलब ये नहीं होता है कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इसमें तुम ये 0 पर मत निकालो, ये ध्यान रखना। तुम तो 0 माइनस 0 प्लस देखो हमेशा। 0 माइनस पे 0 माइनस का स्क्वायर 0 प्लस, और 0 माइनस -3 के करीब आ गया, यानी नेगेटिव आ गया है। तो और 0 प्लस पे देखोगे तब भी नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो इट इज मोनोटोनिक, क्योंकि ऑलवेज ये डिक्रीजिंग आ रहा है तो मोनोटोनिक होगा। चलो इसको देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट, मोनोटोनिक है कि नहीं है। देखो एक तो ग्राफ से तो दिख ही रहा है, साइन एक्स का ग्राफ ये कुछ ऐसा होता है, और साइन स्क्वायर का ऐसे होता है। तो ये तो 0 पे साफ दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो इट इज मोनोटोनिक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एफ डैश एक्स देखेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, पहली बात तो एफ डैश एक्स तभी निकालना जब फंक्शन कंटिन्यूस हो, इस बात का ध्यान रखना। तो कंटिन्यूस तो चलो ये है, 0 0 वैल्यू आ रही है, पर एफ डैश एक्स में थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जैसे साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स साइन 2x होती है। अब थोड़ा सा मिसलीडिंग इसमें ये होगा कि अगर तुम 0 माइनस निकालोगे ना, तो यहां से तुम्हें कॉस 0 माइनस, यानी कॉस 0 हो गया 1 हो गया। 0 प्लस निकालोगे तो साइन 0 प्लस 0 हो गया, पर 0 निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुमने यहां पर 0 डाल दिया ना, तो आंसर तुम्हारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 मत निकालना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। और साइन 0 प्लस तो अपना 0 प्लस ही हो गया, तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, पूरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अच्छा अब साइन स्क्वायर एक्स की बात कर लो। साइन स्क्वायर एक्स का देखो ग्राफ ऐसा होता है, तो 0 पे तुम देख सकते हो ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों नहीं है मोनोटोनिक, क्योंकि देखो 0 से पहले डिक्रीज कर रहा है, बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिक नहीं है ये। अब इसको डिफरेंशिएशन से भी देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन इसकी sin 2x है। अगेन वही बात है, देखो अगर मैं 0 पे निकालूंगा तो 0 आंसर आ रहा है, ये मिसलीडिंग है, इसको मत देखो तुम तो 0 प्लस और 0 माइनस देखो। तो 0 माइनस पे साइन 0 माइनस की वैल्यू 0 माइनस, 0 प्लस पे वैल्यू साइन 0 प्लस यानी 0 प्लस। तो ये पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, ये पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, यानी पहले डिक्रीज और बाद में इंक्रीज, वही ग्राफ में भी दिख रहा था। तो इट इज नॉन मोनोटोनिक। क्लियर। चलो अब ये क्वेश्चन है कि लैम्डा निकालो ताकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाए। तो देखो ये कंटिन्यूस तो है नहीं, तो ग्राफ से करना पड़ेगा। कंटिन्यूस कहाँ से है ना, अलग अलग तो वैल्यू आ रही है। देखो 1 से पहले देखो x-2 का ग्राफ है, ये ऐसी वैल्यू आ रही है तुम्हारी। 1 से पहले तो वैल्यू x-2 की वैल्यू है ना, 1 पे क्या आ रही है, -1। और फिर उसके बाद 2 वैल्यू आ रही है इसकी, और ये x² + 1 का ग्राफ ऐसा है। अब ये कह रहे हैं कि 1 पे क्या वैल्यू रखें कि इंक्रीज कर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बीच में रखनी पड़ेगी वैल्यू भी। अगर मैंने यहाँ रख दी तो कैसे होगा काम भी, पहले इंक्रीज फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, है तो नीचे नहीं रख सकते ना हम। और ऊपर रख दी, देखो ये बड़ा फिर नीचे आ गया, आगे कि नहीं नीचे, यहां से यहाँ नीचे आएगा फिर तो डिक्रीज हो जाएगा। हमें क्या करना है, इंक्रीज, तो वैल्यू तुम्हें बीच में रखनी पड़ेगी, यानी लैम्डा को तुम्हें -1 से 2 के बीच में ही रखना पड़ेगा, है ना भी। तुम वहां पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो -1 पे रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहां रख लो, यहां रख लो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 पे रख लो, 2 पे रख लो, या फिर बीच में रख लो,
तो तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी -1 से 2 के बीच में, तभी ये 1 पे इंक्रीजिंग कहलाएगा। अच्छा, अब ये एक फंक्शन है, इसकी 0, 1, 2 पे चेक करनी है हमें मोनोटोनिसिटी, तो भाई डिफरेंशिएशन से चेक कर लेंगे हम। तो ऐसा ना 0 पे चेक करना है तो तुम मॉड खोलो भी, तुम्हें अगर 0 पर चेक करना है तो 0 पर चेक करने का मतलब अभी डेफिनेशन क्या पड़ी कि 0 -h और 0 +h के बीच में देखो तुम, 0 के आसपास। तो जो 0 के आसपास देख रहे हो तो तुम्हें बाकी फंक्शन तो देखना ही नहीं है। अब 0 के ऐसे ग्राफ बन रहा है, अब आगे जैसे मर्जी बनता रहे, हमें क्या मतलब है, हम तो खाली 0 के आगे पीछे देख लेते हैं हल्का सा ग्राफ। तो 0 से थोड़ा सा कम रखूंगा ना अगर मैं, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, 0 पर तो नेगेटिव आ रहा है तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा, और यहां 0 डालने से 2 आ रहा है तो ये मॉड प्लस से खुलेगा। और मैं चाहे 0 माइनस रखूं चाहे 0 प्लस, दोनों ही केस में ये मॉड ऐसे खुलेंगे। तो ये तो अपना x² -x + 10 हो गया, 8 हो गया। तो इसके डिफरेंशिएशन कर लो, 2x - 1 हो गई। अब 0 पे निकाल लो। अब यहां पर 0 पे वैल्यू 0 नहीं आ रही है, -1 आ रही है, तो ठीक है, डिक्रीजिंग हो गया ये भी। मैंने क्या बोला था, अभी बताता हूं क्या बोला था। देखो, मैंने बोला था कि 0 पे वैल्यू मिसलीडिंग सी होती है थोड़ी, ये a पर, तो इसलिए a - h और a + h निकालना चाहिए। अगर मिसलीडिंग हो तो, मिसलीडिंग मतलब 0 आ जाए तो यकीन नहीं करना उस पर, अगर 0 आ जाए, वरना तो यकीन कर ही सकते हो, वरना क्या दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, जैसे मैं ये ग्राफ बनाता हूं ऐसे, या 0 पे ले लेते हैं, चलो ये मैंने लिया। अब 0 पे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका स्लोप 0 पे भी 1 है, 0 के बाद भी 1 है, 0 से पहले भी 1 है। तो f' में कहीं भी निकालूं पॉजिटिव ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर x³ का ग्राफ में क्या होता है, यहां पे स्लोप 0 आ गया, 0 के बाद पॉजिटिव, 0 से पहले भी पॉजिटिव, तो फंक्शन दिख रहा है साफ इंक्रीज कर रहा है। तो हम इस पॉजिटिव चीज को देख लेंगे, हम 0 को नहीं देखेंगे। तो f' अगर 0 आ जाए तो फिर तो 0 के आगे पीछे देखो, है ना। a पर गड़बड़ हो जाए ना, अगर 0 आ जाए तब तो a के आगे पीछे देखो। पर अगर a पर नेगेटिव आ रहा है तो उसके आगे पीछे भी तो भी फंक्शन कंटिन्यूस तो है कि नहीं है, कंटिन्यूस भी है। तो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी मोर और लेस हो जाएगा। तो उसका स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है 0 पर, है ना, तो उसके आगे पीछे भी तो नेगेटिव आएगा, कितना एक्सचेंज आ जाएगा उसमें, है ना। तो 0 पे नेगेटिव आ रहा है तो 0 के आगे पीछे भी नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब मुझे देखना है कहां पर, 1 पर। 1 के नेबरहुड में मैं 1 - h और 1 + देखूंगा। अब इसमें दिक्कत ये आएगी, जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके आगे पीछे भी नेगेटिव ही आएगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्यों आगे पीछे नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉड अलग अलग खुलेगा। 1 से पहले तो मॉड अलग खुलेगा, 1 के बाद अलग खुलेगा। 1 से पहले तो ये वाला मॉड, अब देखो 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, 1 से थोड़ा सा भी पीछे गए तो नेगेटिव हो जाएगी, जबकि 1 के आगे गए तो पॉजिटिव हो जाएगी। और ये मॉड तो खैर अपना प्लस से ही खुल रहा है। अब ये डेरिवेटिव अलग अलग निकालने पड़ेंगे। यहां पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल था, क्योंकि 0 पे ये मॉड का कोई, 0 पर ये मॉड तो डिफरेंशिएबल है ना। ये भी, ये वाला मॉड जो है, ये वाला मॉड तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे तो डिफरेंशिएबल है ये सब। तो डिफरेंशिएबल जब है तो वैल्यू -1 आई है तो -1 ही आती रहेगी। पर यहां पर तो 1 तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें f' निकालोगे तो देखो कितना आएगा f', ये आ गया अपना 2x, और इधर x कितने हैं, -1, और इधर से क्या आ गया अपना 2x -3। ठीक, अब इसमें देख लो, ये डेरिवेटिव तुम्हारा कितना आ रहा है, ये वाला डेरिवेटिव आ रहा है 1, और ये वाला डेरिवेटिव कितना आ गया, -1। तो ये गड़बड़ हो गया ना। सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले कर रहा था ये इंक्रीज, बाद में कर गया डिक्रीज। अब तुम्हें 2 के नेबरहुड में देखना है, तो 2 के नेबरहुड में तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 2 तो क्रिटिकल पॉइंट इस मॉड का है ही नहीं। तो मॉड जो है ये वाला खुलेगा कैसे, प्लस से, ये वाला भी प्लस से, और 2 फंक्शन नहीं आएंगे, सिंगल फंक्शन आएगा। अब इसके डिफरेंशिएशन कर लो तो 2x -3 हो गया, जिसकी वैल्यू 2 पे निकाल लो, 1 आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि इससे आपको मोनोटोनिसिटी के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप लर्निंग।